नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम की ओर। पहली अपडेट है पुस्तक के बारे में। पूर्व कोच सोजर्ड मरीन द्वारा लिखित विल पावर नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया। पूर्व भारतीय महिला हॉकी कोच सोजर्ड मरीन अपनी आगामी पुस्तक विल पावर के साथ लेखक बनने के लिए तैयार है, जो 2020 टोक्यो ओलंपिक में टीम के अविश्वसनीय बदलाव की अंदरूनी कहानी को साझा करती है। हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक 21 सितंबर को स्टैंड पर आ गई। इसे शून्य आत्मविश्वास वाली टीम को चौथे स्थान पर पहुंचने तक उसकी खोज के बारे में एक चलती फिरती कहानी माना जा रहा है, जो कि ओलंपिक में इसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वह असफलताओं से निपटने, टीम केमिस्ट्री बनाने और जीतने की मानसिकता को आश्रय देने के बारे में भी लिखते हैं। अगली अपडेट है रक्षा के बारे में। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने ओडिशा तट से QRSAM यानी QRSAM की 6 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय सेना ने ओडिशा तट से दूर चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली के 6 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। उड़ान परीक्षण भारतीय सेना द्वारा मूल्यांकन परीक्षणों के हिस्से के रूप में आयोजित किए गए थे। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सफल उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ और भारतीय सेना को बधाई दी। उन्होंने भरोसा जताया कि QRSAM शस्त्र प्रणाली सशस्त्र बलों की शक्ति बढ़ाने के बहुत उपयोगी होगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ऑरन फिंच ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ऑरन फिंच ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। फिंच, जिन्होंने 143 एक दिवसीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया है, उन्होंने इस साल 50 ओवरों के क्रिकेट में अपनी पिछली 7 पारियों में केवल 26 रन बनाए। हालांकि वह ऑस्ट्रेलिया के ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 टीम का हिस्सा नहीं होंगे। फिंच इस साल के T20 विश्व कप में टीम की कप्तानी करना जारी रखेंगे। अपने वनडे करियर की समाप्ति के बावजूद फिंच एक प्रभावशाली रिकॉर्ड के साथ बाहर हो जाएंगे, जिनमें उनके नाम पर 17 शतकों के साथ 5400 से अधिक रन शामिल है। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। ई-फास्ट नीति आयोग WRI द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेड प्लेटफॉर्म। नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान भारत ने ई-फास्ट इंडिया का अनावरण किया, जो देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेड प्लेटफॉर्म है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा समर्पित प्लेटफॉर्म साझेदारी को मजबूत करने और अभिनव माल ढुलाई समाधानों की पहचान करने और समर्थन करने में मदद करेगा। मंच का उद्देश्य माल ढुलाई विद्युतीकरण को बढ़ावा देना है, जो जमीन आधारित प्रदर्शन पायलटों द्वारा समर्पित है और अनुसंधान जो साक्ष्य द्वारा समर्पित है। इसके अतिरिक्त यह स्केलेबल परीक्षणों में सहायता करेगा और नीति निर्माताओं के लिए जानकारी प्रदान करेगा, जिसका उद्देश्य भारत के माल विद्युतीकरण को तेज करना है। अगली अपडेट है पुरस्कार के बारे में। भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख लांबा को सिंगापुर ने मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया। भारत की पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को राष्ट्रपति हलीमा याकूब द्वारा सिंगापुर के प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिंगट जसा जेमलिंग या मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। एडमिरल लांबा को भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य नौसेना के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ावा में के उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिंगापुर के रक्षा मंत्री एनजी इंग हेन ने रक्षा मंत्रालय में आयोजित एक समारोह में एडमिरल लांबा को पुरस्कार प्रदान किया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट है राज्य के बारे में। बिहार के मुख्यमंत्री ने फाल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए पितृपक्ष मेले के दौरान आने वाले आगंतुकों की सुविधा के लिए फाल्गु नदी और स्टील फूड ओवर ब्रिज पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध की गयाजी बांध का उद्घाटन किया। परियोजना को पूरा करने के लिए जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा और उनकी टीम को धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, अब दूसरा बड़ा कदम उठाया गया है। गंगाजल को सुनिश्चित करना और साल भर यहाँ जमा करना होगा। गंगाजल राजगीर तक पहुँच गया है और यह साल के अंत तक पहुंच जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगली अपडेट है योजनाओं के बारे में। ओडिशा सरकार ने छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू कर दी है। ओडिशा सरकार ने अगले महीने से सामुदायिक दोहन और वर्षा जल संचयन कृत्रिम रूप से छत से
एक्वीफर यानी छाता योजना शुरू करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य भूजल संसाधनों को पुनर्जीवित करना और जल स्तर में सुधार करना है। नई योजना को पिछले महीने कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसे 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। राज्य के क्षेत्र की योजना शहरी स्थानीय निकाय और पानी की कमी वाले ब्लॉकों में वर्षा जल के संरक्षण और पानी की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में काम करेगी। अगली अपडेट है पुस्तक के बारे में। पवन सिलाल की पुस्तक फोर्जिंग मेंटल नृपेंद्र राव एंड द्वारा पेन्नार स्टोरी जारी की। एक वरिष्ठ पत्रकार पवन सिलाल ने एक नई किताब फोर्जिंग मेंटल नृपेंद्र राव एंड द पेन्नार स्टोरी लिखी है। पुस्तक का प्रकाशन हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया द्वारा किया जाएगा। पुस्तक इस बात पर केंद्रित है कि मूल्य और स्थिरता की नींव पर एक बड़े संगठन में एक व्यवसाय कैसे बनाया जाता है। फोर्जिंग मेंटल पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड के अध्यक्ष नृपेंद्र राव और उनकी उद्यमशीलता की यात्रा की कहानी है। कहानी एक कंपनी के लिए एक अनूठा दर्शन देती है, जो उद्यमियों को यह समझाने की सलाह देती है कि एक सैद्धांतिक और नैतिक संस्थान का निर्माण कैसे किया जाए। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। प्रोजेक्ट 17A यानी 17A तारागिरी का तीसरा स्टील फ्रिगेट लॉन्च किया गया। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन है, उन्होंने प्रोजेक्ट 17A की तीसरे स्टील फ्रिगेट तारागिरी को लॉन्च किया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जहाज को एकीकृत निर्माण पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है, जिसमें विभिन्न भौगोलिक स्थानों में हल ब्लॉक निर्माण और MDL में स्लीपवे पर एकीकरण और निर्माण शामिल है। लॉन्च के बाद तारागिरी भारतीय नौसेना को उनकी डिलीवरी के लिए रन अप की गतिविधियों के लिए MDL में अपने 2 सहयोगी जहाजों में शामिल हो जाएगा। अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। रेलवे का राजस्व 38% बढ़कर 95,486.58 करोड़ रुपए हुआ। अगस्त 2022 के अंत में भारतीय रेलवे का कुल राजस्व 95,486.58 करोड़ रुपए था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 86,271.29 करोड़ रुपए या 38% की वृद्धि दर्शाता है। यात्री यातायात में राजस्व 25,276.54 करोड़ रुपए था, जो सालाना आधार पर 13,574.44 करोड़ रुपए यानी कि 16% की वृद्धि है। आरक्षित और अनारक्षित दोनों खंडों में पिछले साल की तुलना में यात्री यातायात में भी वृद्धि हुई है। रेलवे ने कहा कि लंबी दूरी की आरक्षित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की वृद्धि यात्री और उपनगरीय ट्रेनों की तुलना में तेज रही है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाजत। तक के लिए ऐसे ही बने रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु स्प्रेड द नॉलेज पावर्ड बाय स्पीक टर्म एकेडमी। धन्यवाद।